हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कार्डियक डिसऑर्डर अर्थात हृदय रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। हार्ट की पेशियाँ, जिन्हें मायोकार्डियम भी कहते हैं, को सामान्य कार्य के लिए ऑक्सीजन की और आवश्यक न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। हृदय पेशियों में ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड के द्वारा पहुंचाया जाता है और ब्लड इन पोषक पदार्थों और ऑक्सीजन को कोरोनरी धमनी, जिसे हृदय धमनी कहते हैं, के माध्यम से हृदय की पेशियों तक पहुंचाता है। कोरोनरी धमनियाँ ग्रीवदेहिक चाप के आधार भाग से निकलकर हार्ट की दीवार में ब्लड पहुंचाती है। कोरोनरी धमनी या आर्टरी में प्रवाह की जो दर होती है, रक्त प्रवाह की दर, धमनी रुधिर दाब अर्थात आर्टेरियल ब्लड प्रेशर और कोरोनरी वाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। अर्थात जो हृदय की जो धमनियाँ, उसमें रक्त किस दर से प्रभावित होगा, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो जो धमनी है उसमें ब्लड प्रेशर क्या है, दूसरा ये जो वाहिकाएं हैं कोरोनरी, उसमें प्रतिरोध यानी अवरोध क्या है, इसके ऊपर ये प्रवाह की दर निर्भर करती है। अपर्याप्त कोरोनरी रुधिर प्रवाह हृदय पेशी को क्षति पहुंचाता है, उसको हानि पहुंचाता है और हृदय वाहिका रोग उत्पन्न होता है। अपर्याप्त कोरोनरी रुधिर प्रवाह धमनी रुधिर दाब के कम होने और कोरोनरी वाहिका के प्रतिरोध के बढ़ने व उसका लचीलेपन के समाप्त होने के कारण होता है। वाहिका प्रतिरोध के बढ़ने और उसके लचीलेपन अर्थात इलास्टिसिटी के समाप्त होने का एक जो मेन कारण होता है वो है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि धमनियों की जो दीवारें होती है वो मोटी हो जाती है और जो धमनियों की दीवारों की जो स्मूथ मसल्स है, चिकनी पेशी कोशिकाएं, वह तेज़ी से डिवाइड होकर असामान्य हो जाती है तथा आंतरिक सतह मोटी हो जाती है। जो धमनियों की जो आंतरिक सतह वो मोटी हो जाएगी, साथ ही धमनियों की दीवारों की चिकनी पेशी कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल भी जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के साथ ही कैल्शियम भी जमा होने लगता है और धमनियों में एक चकत्ता या प्लाक बन जाता है, कठोर चकत्ता। ये जो प्लाक होता है, चकत्ता होता है, ये धमनियों में स्थानीय रुधिर थक्का थ्रोम्बस के निर्माण को भी प्रेरित करता है। चकत्ता बनने के साथ ही धमनियाँ रुधिर से भरने के समय अपनी विस्तारण होने और लचीलेपन की क्षमता खो देती है, तो जब प्लाक बन जाता है तो उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इन कारणों से धमनियों में अंतरोध अर्थात ऑक्लूजन उत्पन्न हो जाता है। धमनियों की जो अवकाशिका होती है वो सिकुड़ जाने के कारण बहुत कम मात्रा में ही ब्लड टिश्यू तक पहुंच पाता है, हृदय पेशियों तक पहुंच पाता है तथा इस अवस्था को अर्वक्तता जन्य इस्केमिक कहते हैं। अरक्ताजन्य अर्थात इस्केमिक कहते हैं। इन अवस्थाओं में ऊतक को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। कोरोनरी धमनी में एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण इस्केमिक हार्ट डिजीज़ उत्पन्न होती है और इस एथेरोस्क्लेरोसिस के जो मेन कारण हैं वो होते हैं, एक तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य से अधिक होना, उच्च रुधिर दाब जिसे अतिरिक्त दाब या हाइपरटेंशन कहते हैं, धूम्रपान या डायबिटीज़। हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की हम बात करें तो इन्हें कोरोनरी हृदय रोग भी कहते हैं। हृदय पेशियों में ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक पदार्थों के अपर्याप्त मात्रा में पहुंचने के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। अरक्ताजन्य रोगों के परिणाम स्वरूप
जो सिम्टम होते हैं उनमें से मेन है एंजाइना पेक्टोरिस, जिसे हृदय शूल भी कहते हैं, और दूसरा है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हृदय पेशी रोधगलन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस की। तो एंजाइना पेक्टोरिस जनरली उन लोगों में होता है जिनमें जो कोरोनरी आर्टरीज अर्थात कोरोनरी धमनियों में संकीर्णन हो जाता है, और इससे कार्डियक पेन उत्पन्न होता है, जिसे हृदय शूल या एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। सामान्यतः एंजाइना पेक्टोरिस एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस की अवस्था में अधिक होता है, क्योंकि इन अवस्थाओं में हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ जाती है, जबकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कोरोनरी धमनियों के संकीर्ण के कारण कम होती है, और ये अवस्था अरक्ताजन्य के कारण होती है। कुछ रोगियों में विश्राम अवस्था में भी एंजाइना पेक्टोरिस देखा गया है। जनरली ये वेदना कोरोनरी रुधिर प्रवाह में कमी के कारण या स्वतः ही रुधिर दाब और हृदय दर के बढ़ने या दोनों के कारण होते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस के जो लक्षण हैं उनकी हम बात करें तो उसमें एक तो चेस्ट पेन होता है, वक्ष में वेदना। दूसरा रेडिएशन ऑफ पेन अर्थात वेदना का विकर्ण होता है, जो कि ये जो वेदना जो हृदय से शुरू होती है वो लेफ़्ट शोल्डर, लेफ़्ट आर्म, जबड़े, दांत व गर्दन तक फैल जाती है। और ये जो वेदना होती है पेक्टोरिस में, वेदना 2 से 3 मिनट के लिए होती है, जो कुल मिलाकर 15 मिनट से कम ही हो सकती है। एंजाइना पेक्टोरिस के जो प्रकार की हम बात करें तो एक प्रकार इसका स्टेबल या स्थिर, दूसरा पिंजमेटल, तीसरा है अनस्टेबल या अस्थिर प्रकार। स्थिर या प्रारूपीय एंजाइना में कोरोनरी संकीर्णन के कारण हार्ट मसल्स की अधिक मांग की आपूर्ति नहीं हो पाती। ये एंजाइना एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस में और अधिक हो जाता है तथा विश्राम करने पर वेदना में राहत मिलती है। पिंजमेंटल एंजाइना की बात करें तो इस प्रकार का एंजाइना ट्रांजिएंट कोरोनरी सिस्टम स्पैस्म के द्वारा उत्पन्न कोरोनरी रुधिर प्रवाह में कमी के कारण होता है। इसे वाहिका विस्फारण वेसोडायलेटर जैसे नाइट्रोग्लाइसरीन से ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार का एंजाइना विश्राम अवस्था में भी हो सकता है। तीसरा प्रकार का जो एंजाइना है वो है अनस्टेबल एंजाइना। इसमें वेदना अधिक तेज़ और अधिक अवधि के लिए होती है। ये हृदय पेशी रोधगलन का पूर्वगामी होता है। इसमें कोरोनरी धमनी में रुधिर प्रवाह रुकने के कारण निम्न हो सकते हैं। एक तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी शाखाओं में थ्रोम्बोसिस, वेसोस्पाज्म और पेटिलेट एक्टिवेशन और एग्रीगेशन। इन कारणों से अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। दूसरी जो कंडीशन है वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हृदय पेशी रोधगलन भी कहते हैं। हृदय पेशी रोधगलन अरक्तताजन्य हार्ट डिजीज़ के अंतर्गत ही आता है, जो कि अन्य की तुलना में अधिक गंभीर और घातक होता है। हृदय पेशी रोधगलन रोग होने का जो मेन कारण होता है वो है कोरोनरी धमनी में रुधिर आपूर्ति का अचानक कम हो जाना। तीव्र कोरोनरी अंतरोध अर्थात कोरोनरी ऑक्लूजन के तुरंत पश्चात कोरोनरी वाहिकाओं में रुधिर प्रवाह ऑक्लूजन अर्थात रोध के आगे रुक जाता है। हृदय पेशी के जिस क्षेत्र में ब्लड नहीं पहुंच पाता वहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, और जब ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, हार्ट मसल्स हृदय पेशियाँ काम नहीं कर पाएगी और एक प्रकार से वो मृतप्राय हो जाती है, और इस अवस्था को
रोधगलितांश इन्फार्क्ट कहते हैं। ये संपूर्ण प्रवस्था ही हृदय पेशी रोधगलन को दर्शाता है। हम टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात करें, रोधगलन के प्रकार की बात करें, तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो पारभित्तिक रोधगलन, ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन। इस प्रकार के रोधगलन में जो वेंट्रिकल होता है निलय की संपूर्ण दीवार का ही अरक्ताजन्य उत्तक्षय नेक्रोसिस हो जाता है, अर्थात जो वेंट्रिकल की वॉल होगी उसके आर पार ही जो मसल्स होगी वो मृतप्राय हो जाएगी। जबकि जो सेकंड प्रकार है अवांतर हृदय रोधगलन, सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन, इस प्रकार के रोधगलन में जो वेंट्रिकल के अंदर की दीवार का 1/3 या आधा भाग ही प्रभावित होता है। बाहरी सतह पर रोधगलन दिखाई नहीं देता। जो वेंट्रिकल के वॉल का जो भीतरी हिस्सा ही होगा उसकी जो मसल्स होती है उसमें डैमेज होगा, मृतप्राय होगी, जबकि बाहर से वो दिखाई नहीं देगी। हम रोधगलन के रीजन्स की हम बात करें तो जनरली जो कोरोनरी ऑक्लूजन के कारण ही, कोरोनरी रुधिर प्रवाह के अवरुद्ध हो जाने के कारण ही रोधगलन होता है। और कोरोनरी अंतरोध उत्पन्न होने का जो मेन कारण है वो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। कोरोनरी वाहिकाओं में चकत्ता या थ्रोम्बस का निर्माण, बिंबाणुओं का सक्रियण और समुच्चयन तथा वाहिकाओं में वाहिकाक्षर एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ अंतरोध उत्पन्न करते हैं। सिम्टम्स की हम बात करें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तो वक्ष या सीने में तेज पेन होता है जो कि सामान्यतः 30 या इससे अधिक मिनट तक रहता है। इस पेन को एक्सरसाइज या नाइट्रोग्लाइसिन से कम नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही जो पेशेंट होता है उसको नोजिया, मतली, वोमिटिंग तथा सांस लेने में रुकावट महसूस होती है और दर्द या वेदना हृदय शूल यानी एंजाइना के समान ही शरीर में ये फैलता है।